नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में 21 जुलाई से खाली हुआ उपराष्ट्रपति का पद आज फिर भर गया है। 21 जुलाई स्पेशली मेंशन कर रहा हूं। सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति मुर्मू ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर खास बात यह रही कि करीब पौने 2 महीने के बाद जगदीप धनखड़ भी सार्वजनिक तौर पर नजर आए। यानी 21 जुलाई जो मैं शुरुआत में कह रहा था, वही 21 जुलाई। आपको याद होगा कि 21 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत में धनखड़ साहब राज्यसभा में मौजूद थे। पहले दिन देर शाम उनके इस्तीफे की खबर आई और उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं आई कि वो कहां हैं, किस हाल में हैं। सब खोज रहे थे, टॉर्च जला के, लाइट ऑन करके, जिसके पास जो था हर तरह से खोज रहे थे कि कहीं तो मिल जाए धनखड़ साहब। नहीं मिल पा रहे थे, सार्वजनिक तौर पे वो मौजूद दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आज सीधे सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में धनखड़ दिख तो गए, लेकिन उनसे जुड़े सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। वैसे भी बहुत सारे सवालों के जवाब आने हैं। जैसे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि अब तक पीएम मोदी मणिपुर जाने से क्यों बचते रहे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन क्या अब तक बहुत देर नहीं हो चुकी है? मणिपुर के नाम पे आपको याद होगा 2023 यानी ये 2025 में हम लगभग 9 महीना गुजर चुका है 2025 का। आज 12 तारीख है 9वें महीने का, और 12 तारीख से पहले 2023 की तरफ अगर बढ़ें तो मई 2023 में जख्मी मणिपुर राज्य अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे तो शायद हालात संभालने के लिए कोई फैसले लें। लेकिन जाना तो दूर, मणिपुर का नाम लेने से भी नरेंद्र मोदी बचते रहे, कतराते रहे। अब जा रहे हैं तो राहुल गांधी ने कहा है कि अच्छा है कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस समय मुद्दे दूसरे भी हैं। राहुल गांधी यहां दूसरे मुद्दे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लिए पूरा का पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को बार बार कह रहा था कि आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर का म क्यों नहीं आप बोल रहे हैं। और आप याद कीजिए कि मणिपुर के मसले पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक आया था, और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात तो बाद की दूर की बात, लेकिन इस पर आखिर जब चर्चा हुई तो कैसे चर्चा हुई, यह सब भी आपने देखा है। यानी संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर के बारे में बातें होती रही। नरेंद्र मोदी नहीं गए, अब कल जा रहे हैं मणिपुर। आखिर क्यों जा रहे हैं? लेकिन मुद्दे और भी हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं, सुनिए। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वोट चोरी हुई? आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक मुद्दे को पकड़ते हैं तो बिल्कुल उसी पे चलते हैं। अब राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उनके दूसरे साथी वो राहुल गांधी को ही भटकाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे अभी भटका रहे हैं। उस पर भी हम आज चर्चा के दौरान आएंगे कि राहुल गांधी की पार्टी के ही उनके दूसरे साथी राहुल गांधी को ही डिरेल करने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं, इस पे आएंगे। लेकिन आप यहां देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं जिस पे चर्चा जब हम कर रहे हैं तो बात 1-2 लाइन में बात करनी चाहिए। एक बात तो मैं ये इसकी करना चाहूंगा, ये लाल किताब जो है ये देश का संविधान है, और देश के संविधान को लेकर राहुल गांधी लगातार 2023, 2024 और फाइनली आज तक इस पर बात करते आए हैं। यही किताब लेकर बात करते आए हैं, यही संविधान की बात करते आए हैं, और इससे वो नहीं भटके। फायदा क्या हुआ आपने देख लिया। 240 पर वोट चोरी के बाद भी 240 पर भाजपा सिमट गई। अगर वोट चोरी नहीं करती तो भाजपा कहां रहती? वो राहुल गांधी जैसा कह रहे थे कि 150 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, तो वैसे ही शायद होता और शायद नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट वाराणसी से हार जाते। लेकिन राहुल गांधी यहां नहीं भटके। उन्होंने जो मुद्दा ओबीसी का उठाया, वो मुद्दा भी लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे इसका मुद्दा हो, संविधान नहीं बदलने देंगे का मुद्दा हो,
ये सारे मुद्दे, और अब राहुल गांधी ने पकड़ लिया है वोट चोर गद्दी छोड़। जो अभी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, हम लोग लगातार कह रहे थे कि आप मणिपुर जाइए, आप मणिपुर जाइए, नहीं गए, लेकिन अब जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाइए, मगर मुद्दा जो है वो वोट चोरी का है। राहुल अपने वोट चोरी के मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। अभी रायबरेली में पत्रकारों के बीच उन्होंने वोट चोरी की बात कही। अब गुजरात में भी, आज चूंकि गुजरात में राहुल गांधी थे, गुजरात में भी राहुल गांधी ने यही बात कही है। इधर इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। आज उधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोरी, वोट चोरी की जगह वोट डकैती शब्द का इस्तेमाल किया है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चला तो पड़ोसी देशों जैसे हालात बनेंगे। आइए जरा सुनिए अखिलेश यादव को। ये बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम, एसपी, कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए। 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में, सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिरोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बहुत फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से में खुल जाती। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। तो सुन रहे थे आप, इसी तरह की अगर डकैती होती रही तो आसपास के पड़ोसी देशों में, पड़ोसी मुल्कों में जो हो रहा है वही हमारे देश में भी हो, यहां की जनता भी सड़कों पर दिखाई दे। और ये वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती हो रही है, ये बात कह रहे थे यहां अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और उधर बिहार चले तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब बिहार के बाकी जिलों की यात्रा निकालने जा रहे हैं और बीजेपी पर उनके तीखे हमले जारी हैं। आज अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और उसके उप मुख्यमंत्री पर कड़ी टिप्पणी की है। आइए जरा सुन लीजिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सरकार तो पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए और भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई है। लगातार जो है भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक चले गए, लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से घटिया सोच, घटिया सोच है, हत्या हुई है सर। और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे हैं कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है।
तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव 16 तारीख से वोटर बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और फिर एक बार वहां पर इनकी यात्रा में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी आपको दिखाई दें। तो जाहिर है कि बीजेपी अपनी टिप्पणियों पर घिरती जा रही है, चाहे राज्य सरकारों का मामला हो दोस्तों, या संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता का मामला हो, या अदालती फैसले हो। हर जगह सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा मोदी शासन में ही क्यों हो रहा है। जैसे आज ही आप देखिए, उमर खालिद सहित 4 दिल्ली दंगे में जो आरोपी हैं, 4 आरोपियों ने, उमर खालिद और उनके साथी शर्जील इमाम ने, इन सब ने आज याचिका लगाई थी, बेल पिटीशन, लेकिन यानी जमानत याचिका, उस पर आज सुनवाई होनी थी। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए समय भी दे दिया गया था। समय देने के बावजूद अगली तारीख जो है वो दे दी गई, और एक बार फिर उमर खालिद पर कोई फैसला नहीं हो सका। अगली तारीख अब आज ही के दिन, अगले यानी 17 तारीख को, 17, हाँ आज 12 है, 19 तारीख को, आज से 7 दिन बाद 19 तारीख को फिर से तारीख दे दी गई। आश्चर्य है कि एक व्यक्ति पिछले 5 सालों से बिना सुनवाई या जमानत के जेल में कैद है, यानी बिना अपराध साबित हुए सजा काट रहा है, और इस पर सरकार जरा भी विचलित नहीं दिख रही है कि उसके एक नागरिक पर यह अन्याय क्यों हो रहा है। एक नहीं बल्कि 10-10 हैं। यह अन्याय क्यों हो रहा है? क्या मोदी सरकार नागरिक अधिकारों के हनन पर, लोकतंत्र को कुचलने पर और मनमानी करने के लिए याद रखी जाएगी? क्या विपक्ष के आगे सरेंडर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आज इन सब पे चर्चा करेंगे। विपक्ष ने कैसे झुका दिया है, एक तरफ झुका दिया है, दूसरी तरफ मनमानी पर उतारू हैं, और अगर मनमानी ऐसे बढ़ती रही तो विपक्ष आखिर क्यों कह रहा है कि पड़ोसी मुल्कों जैसे हालात हो जाएंगे? और न सिर्फ विपक्ष कह रहा है, अब तो दबी जुबान में, और कुछ लोग तो खुल के, कल ही आपने देखा पन्नालाल शाक्य मध्य प्रदेश के गुना से विधायक हैं, मध्य प्रदेश गुना से विधायक हैं पन्नालाल शाक्य, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में के जो युवा हैं वो भी कल को हथियार उठा सकते हैं, और ऐसे हालात हो सकते हैं जैसे हालात नेपाल के हो गए, जैसे हालात उससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में हम देख रहे हैं। क्या ये सब युवाओं में एक गुस्सा भरा जा रहा है? क्या विपक्ष जो है वो बार बार जो चेतावनी दे रहा है उसके सामने नरेंद्र मोदी झुक रहे हैं? एक तरफ झुकते हुए दिखाई भी देते हैं। मणिपुर जा रहे हैं 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 नहीं बल्कि 2.5 साल बाद। 3 मई या 2 मई की घटना है ये, अप्रैल मई की बात है, और आप देखिए 2023 की बात कह रहा हूं, और ये देखिए ये महीना जो है ये सितंबर, 12 सितंबर 2025 में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 13 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, और मणिपुर जाने से पहले बीजेपी के 23 सदस्यों, माफी चाहता हूं 43 सदस्यों ने अपने पार्टी छोड़ दी है, भाजपा छोड़ दी है। विरोध चल रहा है बहुत भयंकर, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। एक और भी वीडियो आया है, एक वीडियो है जो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की माताजी और नरेंद्र मोदी का AI के जरिए सपना देखते हुए नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी उनको समझाइश देते हुए, समझाते हुए नजर आ रही हैं। उस वीडियो को आप चाहेंगे तो दिखा दूंगा मैं, लेकिन क्या ये वीडियो सही है ये भी सोचिएगा, वो भी ले आएंगे, दिखा देंगे।